बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में हमारा जो इकनॉमिक्स का सिलेबस है वो हम पब्लिक फ़िनांस पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पब्लिक फ़िनांस का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनकी अरेंजमेंट को देखा कि उसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाता है और फिर आपने उसका जब आंसर लिखना है तो उसमें आपने क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना, कैसे आपने उसके आंसर को फॉर्मेट करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में है। और लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने पब्लिक फ़िनांस के एमसीक्यूज़ की बात की थी। तो एमसीक्यूज़ जो है ये हमारे पेपर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। और फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पेपर अटैम्प्ट किया है। 20 नंबर का ये एमसीक्यूज़ होता है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो इसलिए हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उन्हें हम इस बात को फोकस करते हैं कि आपने एमसीक्यू को जब आपने बुक से तैयार करने हैं, नोट से तैयार करने हैं, या जो भी आपके पास सोर्स है जिससे आप एमसीक्यू की तैयारी करते हैं, उसमें कुछ बातें बहुत अहम होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। एक बात तो ये है कि एमसीक्यूज़ आपने उसको बाकायदा समझ के और कंफर्म करके फिर आपने उसके जवाब को जो है वो टिक करना होता है। उससे दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमसीक्यू जो है वो आपका इसके अलावा किस किस सूरत में आ सकता है। ये उस वक्त की मशक है जब आप पेपर के लिए एमसीक्यू की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपने जब आप पास पेपर देखेंगे तो उसमें आप मुशाहिदे की बात है कि उसमें बाज़ों का एक ही चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े माइनर डिफरेंस के साथ पूछा जाता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ की वो सेम होती है, लेकिन उसके ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। या ऐसा भी हुआ है साहब पेपर में कि आपके पे एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो आंसर, वो चारों ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो ज़रा डिफरेंट होती है। तो बेटे, हर दफ़ा एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाने से पहले आपको ये बताया जाता है कि इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिसमें आप के गलती के अमकानात बाकी नहीं रहते, और वो ये है कि सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, यानी कि आप इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है। जब आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके बाद आपने इसके आंसर की बात करनी है कि जो ए बी सी डी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अलग अलग देखना है कि इसका मतलब क्या बनता है। फिर उनके जब आपको चारों ऑप्शन की मीनिंग्स का पता होता है तो फिर आपने देखना है कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका दुरुस्त जवाब क्या हो सकता है। तो आगाज़ करते हैं जी। लास्ट हमारे लेक्चर जो हैं वो भी एमसीक्यूज़ के बारे में थे। अभी हमने उसमें जो एमसीक्यूज़ जो हमने मुकम्मल कर लिए थे उससे नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज़ करते हैं जी। तो ये यूनिक नोट्स से मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ जी। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये मेरे पास नोट्स हैं, यूनिक नोट्स हैं। इसमें कोशिश ये की है कि कोई भी आपका एमसीक्यू किसी भी सूरत में बाकी ना रहे, आप तक वो पहुंचाया जाए। उसके बाद इसके अलावा भी अगर आपके पास बुक है, चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यू जो आपकी थ्योरी होती है उसमें से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। लेकिन जिस तरह से आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ कि इसका जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, मसलन आप आर्टिकल पढ़ते हैं, जिस तरह से पब्लिक फ़ाइनेंस की हम बात करते हैं, इसमें आप पहले पढ़ते हैं पब्लिक फ़ाइनेंस,
प्राइवेट फाइनेंस, फिर पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या हैं, गवर्नमेंट के हेड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हैं, टैक्स क्या है, टैक्स की टाइप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और थॉरोली पढ़ते हैं, उसके बाद MCQs को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। तो बेटे हम वहाँ से बात को शुरू करते हैं। ये MCQs मेरे पास है 9 के प्रोग्रेसिव टैक्स वेरीज विद चेंज इन, जहाँ से ये पहला MCQs है जिस यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। MCQs है कि प्रोग्रेसिव टैक्स वेरीज विद चेंज इन। प्रोग्रेसिव टैक्स वेरीज विद चेंज इन। ये हमारा सवाल है। इसका मतलब बेटे ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। वेरीज का मतलब होता है कि चेंज होता है, बदलता है, विद चेंज इन इनकम, इनकम के साथ। अगर हम इसको पढ़ें तो इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है कि प्रोग्रेसिव टैक्स चेंज होता है, यानी कि बदलता है, विद चेंज इन, किस चीज़ के बदलने से जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स बदलता है। तो इसके पहले हम सवाल लिखने के बाद अब हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं। A, B, C, D। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बेटे सेविंग, मीन बचत। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कंजम्पशन, खर्च। और थर्ड ऑप्शन है इसमें इनकम। और फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। जी, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब इसमें देखने में तो ये है कि ये आपको एक स्टेटमेंट है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपने इस तरह ये नहीं कि आपने पढ़ा और उसके बाद आपने A, B, C, D इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपने इंतखाब किया और उसको आपने दुरुस्त जवाब, दुरुस्त करार देकर उसको टिक कर दिया। इसमें ये होता है कि हम MCQs भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या हमने जवाब जो दिया है। अगर हमने किसी एक ऑप्शन को अगर हमने दुरुस्त, हम कहते हैं कि राइट वन को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि वो ऑप्शन अगर दुरुस्त है तो क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स को हम उर्दू में लिखते हैं मुतज़ायद टैक्स। मुतज़ायद टैक्स, मुतज़ायद लफ्ज़ ज़ायद होना से है, यानी बढ़ना, ऐसा टैक्स जो बढ़ता जाता है। वेरीज का मतलब होता है कि तब्दील होता है, या हम कहते हैं कि इस पे इसकी शरह बदलती है या बदलता है। किससे? चेंज इन, किस में तब्दीली से हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स बदलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली है क्या। टाइप्स ऑफ टैक्सेस जब हमने थ्योरी पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था कि दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्स, जिसमें प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रेग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लफ्ज़ बेसिकली ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये ऐसा टैक्स होता है जो प्रोग्रेस यानी बढ़ता है। और बढ़ता किस वजह से है? इसका ताल्लुक़ होता है इनकम साइज़ से। ऐसा टैक्स जो इनकम साइज़ से रिलेट करता है, यानी इनकम साइज, इनकम बढ़ने से ये टैक्स बढ़ता जाता है और इनकम कम होने से ये टैक्स कम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन है कि प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ द टैक्स दैट इज़ रिलेटेड विद द साइज ऑफ इनकम। विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ इनकम, progressive tax rate increases, and with decrease in size of income, progressive tax decreases। तो मतलब क्या है कि ये हमारा जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये किसके साथ रिलेटेड करता है? इनकम के साथ।
ये तो हमने वैसे मीनिंग्स के तौर पे इसे पढ़ लिए। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है जी। सबसे पहले है कि ये सेविंग यानी बचत, दूसरा ऑप्शन है कंजम्पशन, सर्फ, तीसरा ऑप्शन इनकम आमदनी, और चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, इसका ताल्लुक़ होता है बेटे इनकम के साथ। ये इनकम लेवल है। एक तो आपने ये आपका MCQs हो गया कि प्रोग्रेसिव टैक्स वेरीज विद चेंज इन इनकम। एक तो ये जिस तरह से हमारे सामने जो MCQ था हमने उसे सॉल्व किया। अब इसमें इस आंसर के बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर यही वाले इसी MCQs को हम अगर किसी और जाविये से देखना चाहें, किसी और एंगल से देखना चाहें, तो वो कैसे हो सकता है बेटा। इसका एक तो MCQs यानी इसके अलावा ये जो हम लिखे हैं, एक तो MCQs का ये हो सकता है कि दी टैक्स, जहाँ पे हम लिख सकते हैं जी कि काइंड ऑफ टैक्स कॉमन दैट इज रिलेटेड विद साइज ऑफ इनकम। यानी ये एक सूरत भी हो सकती है। एक ऑप्शन इसी में से हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हमने क्या लिखा है जी, टैक्स के टाइप काइंड ऑफ टैक्स, टैक्स की वो किस्म दैट इज़ रिलेटेड जिसका ताल्लुक़ होता है किसके साथ, साइज ऑफ इनकम के साथ। तो अब हमने यानी कि ये MCQs हमसे इस सेंस में भी पूछा जा सकता है। पहले तो ये था कि प्रोग्रेसिव टैक्स वेरीज विद चेंज इन इनकम। जब हमें ये पता चल गया है कि हमने बात सिर्फ दो बातें हमने याद रखनी है। एक बात तो ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्स का ताल्लुक़ इनकम के साथ है, इनकम साइज़ के साथ है, एक बात। और दूसरा हमने ये देखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स और इनकम के दरमियान जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। यानी कि इन प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम के साथ रिलेट करता है और पॉजिटिवली करता है कि इनकम बढ़ेगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता जाएगा और इनकम कम होगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी कम हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये था। ये तो MCQ जो हमने सॉल्व किया है ये नोट्स में दिया हुआ है और जहाँ से हमने इसे सॉल्व किया है। दूसरा ये MCQ आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काइंड ऑफ टैक्स दैट इज़ रिलेटेड विद साइज ऑफ इनकम। तो हमने यानी कि टैक्स की वो किस्म बताएं जो इनकम साइज़ के साथ रिलेट करती है। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि इनकम साइज़ के साथ जो टाइप ऑफ टैक्स रिलेट करती है दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस तरह के MCQs आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसके आंसर में टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताई जाएंगी। जैसे इसके आंसर में आपसे ACD, तो इसका मतलब है आपको टाइप ऑफ टैक्सेस बताई जाएंगी जिसमें से एक टाइप को जो है आपने मसलन आपसे सब इसका आंसर हो सकता है जी पहला ऑप्शन डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद इसका ऑप्शन यूँ लिख सकता है इनडायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दे दे प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इस सारे को पढ़ने के बाद आप इसको जो है वो टिक करेंगे। क्यों कि आपने अभी पढ़ा है कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है जो इनकम के साथ रिलेट करता है। जी, एक MCQ आपका ये तो आपकी बुक में मौजूद था। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपसे इस सेंस में भी पूछा जा सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो टैक्स की
कि वो आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि जिस तरह से अभी हमने बात की है कि ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये इनकम के साथ रिलेट करता है, तो इनकम के साथ ये पॉजिटिवली रिलेट करता है। इनकम के बढ़ने से प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता है। तो इस सेंस में भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीजेज, या जो भी आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम साइज प्रोग्रेसिव टैक्स। आपसे कैसे एमसीक्यूज हो सकता है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग या ऑन इंक्रीजिंग इनकम साइज ऑफ इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, बिकम ज़ीरो। तो आपने इसमें क्या पढ़ा है कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है। इनकम चूँकि बात हो रही है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम, तो आपने प्रोग्रेसिव टैक्स में भी आपने इंक्रीजेज लिखना है। और नेक्स्ट ये है कि आपसे हो सकता है कि ऑन फॉलिंग साइज ऑफ इनकम या रिड्यूसिंग इनकम लेवल प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इसका राइट वन ऑप्शन जो आपने लिखना है वो रिड्यूसेज या फॉल या डिक्रीजेज लिखना है। तो एक एमसीक्यू जो है इस रिलेशन के साथ कि इनमें जो है वो एक तो ऑप्शन, यानी कि हमने बुनियादी तौर पर पढ़ना ये है कि ये टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स, ये इसलिए आपको इसके एमसीक्यूज़ के ऑप्शन और साथ में इसके शॉर्ट भी आपको बताए जा रहे हैं ताकि एक ही बात पढ़ते हुए आप सीख जाएं कि ये आपसे किस किस सूरत में पूछी जा सकती है ये बात। तो बेटा इसका जो आपने फाइनल रिज़ल्ट उसका ये है कि ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स ये किसके साथ रिलेट करता है? इनकम के साथ। ठीक है जी, ये इनकम के साथ करता है और इनके दरमियान जो फंक्शन पाया जाता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन, ये इनकम है और ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब इनकम अगर बढ़ेगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स इसके तो पॉजिटिवली फॉलो करेगा, और इनकम कम होगी तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी कम हो जाएगा। आपने ये याद रखना है। इसमें से आप से 3-4 एमसीक्यूज़ मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिए हैं कि आपसे सूरत में ये एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो ये सब ये इन तमाम ऑप्शन को देखने का मकसद ये होता है कि पेपर में अगर आप जब आप पास पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पास पेपर में ऐसे ही होता है कि एक ही बात को, एक ही टर्म को, एक ही जो है वो स्टेटस को वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट फॉर्म्स में उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके या उसकी फॉर्म चेंज करके उसके ऑप्शन चेंज करके ऑप्शन में से क्वेश्चन बना देना, क्वेश्चन को ऑप्शन में ले आना, तो ये जो है तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर लिख के मैं बाकायदा ये समझाता हूँ कि ये आपके एमसीक्यूज़ मैंने आपके नोट से लिया है और ये एमसीक्यूज़ जो है फर्दर जो है वो किस की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेटे आपका जो है, अब हम इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटे इसमें कि मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़। ओके, अब यहाँ पर ये सोर्स मीन ज़रिया, मेजर सोर्स। अब ये जो लफ्ज़ गवर्नमेंट है यहाँ पर आपसे यूँ भी लिख दिया जा सकता है पब्लिक रेवेन्यू। ओके, कि मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू या
गवर्नमेंट रेवेन्यू या पब्लिक रेवेन्यू। उर्दू में बेटा ये बनेगा इसका तर्जुमा कि हुकूमती आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी हुकूमती आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये तो हमारे सवाल का मतलब हो गया कि मेजर सोर्स ऑफ, या लार्जेस्ट भी हो सकता है, मेन सोर्स भी हो सकता है, मेजर सोर्स तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट मौजूद है उर्दू मैंने आपको लिख के दी है, क्योंकि ये पेपर जो है बोर्ड का जो पेपर होता है वो दोनों मीडियम में मौजूद होता है, उर्दू भी होता है और साथ में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लिखी होती है। तो इसमें उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो क्वेश्चन जो है बेटा MCQ आपका है कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़, हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। तो ये जब सवाल हमने थ्योरी में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक रेवेन्यू की बात करते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग, और उसको हम कंपेयर करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के साथ, क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, या गवर्नमेंट का बजट भी इसे कहा जाता है। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट के जितने भी आमदनी के ज़राए हैं, जहाँ जहाँ से भी गवर्नमेंट अर्न करती है, उसका मेजर सोर्स क्या है, यानी सबसे बड़ा ज़रिया उसका क्या है। तो पहले हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके बाद उनमें से देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन में हम बेटे बात करते हैं कि पहला ऑप्शन जो है वो है प्राइस यानी कीमत, दूसरा ऑप्शन बी है फ़ी, तीसरा ऑप्शन टैक्स और उसके बाद है फ़ाइन। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास कि हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। ये कीमत के बाद फीस, तीसरा टैक्स और उसके बाद है जुर्माना। ठीक है जी बेटे, ये चारों जो है ये सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, यानी हुकूमत की आमदनी के चारों ज़राए ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। अब सवाल, क्योंकि अगर हमसे ये सवाल एक पूछा जाता ना कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया, तो प्राइस, फ़ी, टैक्स और फ़ाइन। तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि हुकूमत की जो आमदनी का, यानी जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का की आमदनी हासिल होती है, उसका जो रेवेन्यू आता है वो टैक्सों की मद में आता है। तो इस लिहाजा इसका आंसर ये बनेगा कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ टैक्स। ये हो सकता है जी। अब ये तो हमारा हो गया कि जो बुक में हमारे पास नोट्स में हमसे पूछा गया है। अब बेटे ये देखते हैं कि ये हमसे किस किस सूरत में सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ऑप्शन यानी एक फॉर्म तो ये हो गई जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा जो है ना वो बदल के भी आपको यहाँ पे दे सकता है कि जहाँ पे बस मेजर का लफ्ज़ हम हटा देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर लिख दिया जाता है कि सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़, जहाँ पे प्राइस, फ़ी, फ़ाइन, और चौथा ऑप्शन फ़र्ज़ किया कि वो यहाँ पर आपको दे सकता है कि ऑल दीज जी, यहाँ पर
ये चौथा ऑप्शन आर दीज, यानी ये तमाम। तो इसमें अगर देखें, अब हमारे सवाल की ना वो स्टेटमेंट बदली है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़। तो पहले तो ये पूछा गया था कि मेजर सोर्स, यानी आपको सोर्सेज बताए गए थे, जो हमारा लास्ट MCQ था उसमें हमको सोर्सेज बताए गए थे, तो हमने उन सोर्सेज में से जो मेजर सोर्स है उसकी निशानदेही करनी थी। तो उसमें हमने जवाब ये लिखा था कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़ टैक्स। तो ये तो हमारा लास्ट सवाल का जो है वो जवाब था। अब सवाल है जी सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़, कि हमने बताना है कि गवर्नमेंट का जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। उसमें बेटे प्राइस, ये भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, फ़ी भी है, फ़ाइन भी है। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल दीज, यानी ये तमाम। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस पे प्राइस भी सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, फीस भी है, फ़ी भी है, टैक्स भी है। तो अब इसका आंसर बनेगा हमारे पास ये सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारा ऑप्शन हो गया। उर्दू में भी इसकी स्टेट है कि अब यहाँ पर हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया नहीं आएगा, बल्कि क्या है कि हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। क्या जी, हम इसको हटा देते हैं, हुकूमती आमदनी का ज़रिया है। तो चूँकि ये सारे ज़राए हुकूमत की आमदनी के हैं, लिहाजा हमने इसे ये लिखा है कि ऑल दीज। इसके अलावा बेटे यही सवाल जो है ये ऊपर अभी लिखा हुआ है, ये इसके अलावा भी एक सूरत इसकी ये हो सकती है कि आपको सवाल यही रहने दे और यहाँ पर उसके ऑप्शन बदल के आपसे पूछ लें। मतलब ऑप्शन कैसे बदले जा सकते हैं, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़, सवाल क्या रहेगा, हुकूमती आमदनी का ज़रिया है। तो ऑप्शन में फ़र्क किया, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं पुलिस, डिफेंस, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखते हैं फ़ी, और यहाँ पे कोई भी और ऑप्शन आप लिखते हैं, मसलन आप लिख देते हैं हेल्थ, सेहत। ठीक है जी। अब आपने सवाल का जवाब जो है ज़रा समझ के आपने इसको का आंसर लिखना होता है। तो इसमें पहला जो है वो लफ्ज़ है पुलिस, उसके बाद दिफा के बाद ये है फीस और ये है सेहत। ठीक है बेटे, हमारा क्वेश्चन वही रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब हमने ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें हमने गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताना है कि गवर्नमेंट का ज़रिया कौन सा है। पहला ऑप्शन जो है बेटा पुलिस, ये आमदनी हासिल करने का ज़रिया नहीं है, ये खर्च करने का टारगेट है। डिफेंस, इस पे भी गवर्नमेंट खर्च करती है। फीस से गवर्नमेंट को इनकम कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। और ये हेल्थ है, इससे भी गवर्नमेंट खर्च करती है। यानी पुलिस, डिफेंस और हेल्थ ये एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है जी ये वाला सवाल कि गवर्नमेंट किस ज़रिए से उसका आमदनी कमाने का ज़रिया कौन सा है। तो ये जो ज़रिए हैं, पुलिस है, डिफेंस है, हेल्थ है, ये खर्च करने की जगह है, यानी अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। इन चारों ऑप्शन में सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ हमारे सामने फ़ी है। याद रखना बेटा, ये फ़ीस की जगह पे मसलन फ़ाइन भी हो सकता था, फ़ाइन भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा जो है वो रॉयल्टी है,
गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, ये तमाम गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। तो आपने पहले सवाल को समझना है कि सवाल आपसे कौन सा आपको बताया जा, कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद आपने जो है वो उसका जवाब लिखना है। इसमें जो है इसके अलावा एक सूरत और भी हो सकती है, जैसे हमने अभी बात की है कि इससे पहले लास्ट हमने MCQ सॉल्व किया था कि मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ टैक्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो टैक्स जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़ टैक्स, तो टैक्स को क्वेश्चन बना दिया जाए, यानी टैक्स इज़ दी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ, आगे आपको ऑप्शन। तो हम ये जानते हैं कि टैक्स जो है ये गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में हमारे पास गवर्नमेंट या पब्लिक ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें बेटे सवाल आपसे जो है वो किसी भी सूरत में आपसे पूछा जा सकता है, उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, क्वेश्चन जो है वो आंसर बना के दे दिया जाए। तो जब हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो सवाल हमें समझ में आ जाती है। मसलन अगर हम जहाँ पे ये लिख देते हैं कि जहाँ पे सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर्स की बात कर देते हैं, तो आपको ये डिफरेंस का पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपके सामने आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का अर्निंग सोर्स कौन कौन से हैं और गवर्नमेंट जो है वो आगे से खर्च किन किन ज़राए पे किन किन टारगेट्स पे करती है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ये समझने वाली हैं, और जब हम समझने के बाद पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके आंसर को हम देखते हैं, और जब हम समझ के उस MCQ में से किसी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ये हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त होता है। अगर हम अंदाज़े से कर लेते हैं जी कि A B C D, तो इसके लिए जो है कि ऐन मुमकिन है कि वो सवाल जो है वो ऑप्शन आपका गलत, आप उसको टिक कर दें और वो आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको जब हम समझाते हैं, मसलन इसमें जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे साथ इसके साथ साथ हमारे कई ऐसे सवालात भी जो है वो मसलन पूछे आंसर जो है अपना शॉर्ट जो हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है, इससे पहले हमने जो MCQ सॉल्व किया था उसमें हमने 4 लिखे थे। तो आपसे ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 4 सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये वो अब शॉर्ट, उसमें आप किसी 4 का जवाब आप लिख दें। मतलब उसमें आप लिख दें फ़ी, फ़ाइन, प्राइस, टैक्स वगैरह। इसी तरीके से इसमें से सवाल ये हो सकता है कि राइट डाउन सम हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो उसमें आपने ये देखना है कि गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पर खर्च कर रही है वो टारगेट कौन कौन से हैं। तो बेटे ये जो है सवालात आप MCQs खासकर, जो कि हमारा अब MCQs का सेशन चल रहा है, तो इसमें आपको बार बार एक ही बात समझाई जाती है कि ये कैश मार्क्स होते हैं, इन पे ज़्यादा तवज्जो आप दिया करें। पेपर तो वैसे सारा ही आपका इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जिसमें से मार्क्स कम ना होने के मतलब है वो अमकानात मौजूद हैं। तो वो ये है कि MCQ अगर आप अल्लाह के फजल व करम से आपकी 20 ठीक हो जाते हैं तो इससे आपका जो है वो मार्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो MCQ सॉल्व करने में बेटे मेरी भी कोशिश है कि जब आपको MCQ में सॉल्व करवाऊँ तो उसमें हर हवाले से हर ऑप्शन हर सूरत जो है वो हम डिस्कस करें। इसी तरीके से आप भी इस पे गौर किया करें कि जी ये गौर किया करना, आपने ऑब्ज़र्व ये करना है कि इसका सवाल का जवाब या जवाब का सवाल कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके बाद अगर आप को कहीं पर कोई मुश्किल पेश आती है, कहीं पर आपको कोई जो है वो किसी चीज़ की MCQ की समझ नहीं आती, किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आती,
तो वो जो है उसके लिए आप हमसे जो है वो अपनी मुश्किल जो है, अपनी परेशानी या जो आपको डिफ़िकल्टी है उसका आप ज़िक्र अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके उस सवाल का जो है वो तसल्ली बख्श और वज़ाहत से जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।